हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ओसामू तेजुका के अयाको इस मांगा के बारे में। अयाको ड्यूरिंग 1972 टू 1973 में प्रकाशित हुई थी। और ओसामू तेजुका को मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मांगा का गॉड कहा जाता है, गॉड ऑफ जापानीज मांगा। और उन्हें जापान का वॉल्ट डिज्नी भी कहा जाता है। ये अयाको जो है वो ओसामू तेजुका के लेटर वर्क्स में उन्होंने पब्लिश की थी। इसमें बहुत सारी मैच्योर थीम्स है जो उनके लेटर वर्क्स में काफ़ी हमें दिखाई देता है। उनके जो ओल्ड मतलब कि अर्ली वर्क जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि मिड 60s से पहले वो उन्होंने बहुत सी शोनेन टाइप मांगा बनाई थी। बट मिड 60s के बाद उन्होंने काफ़ी मैच्योर कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो आयाको मिड टू लेट 1940s में प्लेस लेती है। और इस मांगा को पढ़ने के लिए आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर उस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो मैं एक स्मॉल रिकैप देता हूँ, उसके बाद मैं इस मांगा की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। तो 1941 में जापान पर्ल हार्बर पे अटैक करता है। वहां पे वो यूएस के फ्लीट्स को मतलब कि मारते हैं। और उसके बाद यूएस और एलाइड फोर्सेस जो है जापान के साथ वॉर करने लगते हैं। उसके बाद 1945 में अप्रैल 15 को जापान सरेंडर कर लेता है, क्योंकि 1944 टू 1945 इस ड्यूरेशन में अमेरिका बहुत सारी एयर रेड्स करता रहता है जापान पे। और उससे क्या होता है कि जापान बहुत वीक बन जाता है। बहुत सी फूड स्कार्सिटी और सप्लाई स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है। लोग भी जो सिटीजन है, विलेजर्स है, जापानीज सिविलियंस जो है वो काफी थक जाते हैं इस रोजमर्रा के एयर रेड्स वगैरह से, और जापान सरेंडर कर लेता है। तो 1945 में 14 अगस्त 1945 को एलाइड फोर्सेस जो है वो एक अपना मैकआर्थर करके एक ऑफिसर को GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स को स्थापन करती है। और बेसिकली ये जो मैकआर्थर जो है या फिर GHQ जो बॉडी है वो अभी जापान को 7 साल गवर्न करती है, ठीक है, ड्यूरिंग 1945 टू 1952। तो इस 7 साल के पीरियड को अमेरिकन ऑक्यूपेशन कहा जाता है। इस दौरान बहुत सा जो स्ट्रक्चर है जापान का वो चेंज होने लगता है। फिर चाहे वो फैमिली की वैल्यूज हो, कल्चर हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर ओवरऑल जो बेसिक चेहरा मोहरा जो है जापान का, पूरी आइडेंटिटी उनकी 7 साल में चेंज हो जाती है। और इसमें यूएस का काफी हाथ है इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए। तो हमारी जो स्टोरी है उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स है, कुछ डजन भर कैरेक्टर्स है इसमें। और इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है इस पूरे चेंज का, ये बेसिकली 25 ईयर्स की पूरी स्टोरी है इस बुक में। और इन 25 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑक्यूपेशन टू इट्स आफ्टरमैथ, टिल इट्स आफ्टरमैथ, ठीक है, और राइज ऑफ जापानीज इकोनॉमी। तो अब हम स्टोरी की बात करते हैं। तो इस बुक में जो मेन कैरेक्टर्स है, तो अयाको सिर्फ नाम के लिए मेन कैरेक्टर है। बट जो टेंगे फैमिली है, अयाको टेंगे, तो जो टेंगे फैमिली जो है, तो इसकी पूरी जो हिस्ट्री या फिर इस पूरे फैमिली के ऊपर ये बुक है। तो इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक मदर टेंगे है, एक फादर टेंगे, माँ टेंगे, पा टेंगे, इचिरो टेंगे जो एल्डेस्ट सन है, फिर उसके बाद जीरो टेंगे जो उससे छोटा सन है, फिर उसके बाद नाओको टेंगे जो एल्डेस्ट सिस्टर है, मतलब कि 3 नंबर की बहन है इनकी। उसके बाद शीरो टेंगे जो एक छोटा लड़का है वो अभी, ये बाकी के 3 बड़े बड़े लोग हैं। नाओको 18 साल की है, और शीरो जो है वो भी अराउंड 25 ईयर ओल्ड है। और इचिरो जो है उसकी शादी हो गई है। इचिरो की एक वाइफ भी है, सुई टेंगे करके। और फिर शीरो सबसे छोटा है, और शीरो के बाद और एक लड़की है, अयाको। तो ऐसी टेंगे फैमिली का स्ट्रक्चर है, ऐसी हायरार्की है। और उसमें एक ओरियो करके एक लड़की है, उसका भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सब इनके फैमिली का स्ट्रक्चर है। और अभी जो जीरो जो है, तो जीरो वॉर मतलब कि फ्रंटियर पे लड़ने वाला एक नौजवान है, और उसको प्रिजनर ऑफ वॉर करके पकड़ लिया जाता है, ठीक है, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। और 1945 में जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे
अलाइड फोर्सेस उन सभी जापानीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को अपने घर भेज देती है। ये जो ट्रीटी साइन करते हैं अलाइड फोर्सेस और जापान, उसमें ये कहा गया था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया जाएगा। तो जो जीरो जो है वो भी अभी घर आ रहा है और 5 साल बाद वो अपने घर आ रहा है। तो वो देखता है कि 5 साल में मेरे घर पे बहुत से चेंजेस हो गए हैं और ये सभी चेंजेस बहुत ही डार्क है। ये बुक काफी डार्क है। जैसे कि अयाको एक्चुअल में कौन है, कहाँ से आई है, मेरी माँ, मतलब कि जीरो ऐसा सोचता है कि मेरी माँ तो अभी 47 एज है उसकी, और उसको अयाको कैसे हुई, मतलब कि वो अयाको को कैसे बर्थ दे सकती है। तो एक बहुत ही मिस्ट्री है स्टार्टिंग में, बुक के स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ों के लेकर एक मिस्ट्री है। जैसे कि अभी जो जीरो जो है वो घर आने के बाद उसको फिर से जापानीज फोर्सेस जो है, जो इंटरनली जीएचक्यू में काम कर रही है, वो कुछ स्पाई मिशंस देती है। ठीक है, तो वो जो स्पाई मिशंस का एक नियो नुआर, सॉरी नियो नुआर नहीं बोलूँगा, सिर्फ नुआर कहूँगा, तो एक नुआर टाइप एक मिस्टीरियस टेल है जीरो की स्टार्टिंग में। और जो नाओको जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर है। तो इस समय के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी और लेबर फोर्सेस कैसे एक पैर रखना चाह रही थी इस जापान में, अमेरिकन ऑक्यूपाइड जापान में, उसकी भी थोड़ी स्टोरी है। तो ऐसे सब बहुत सी, इसमें बहुत सी चीज़ें एक हिस्टोरिकल पीस, मतलब कि फैक्चुअल नहीं है बट फिक्शन और हिस्ट्री को मिक्स करके उन्होंने, तेजुका ने एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है और बहुत सी जगह पे ये सक्सीड होती है। बट मेन जो स्टोरी है हमारी जो फैमिली की, तो फैमिली में बहुत सी चीज़ें जो रॉन्ग है इस पूरी स्टोरी में। आयाको को लेकर और 2-3 और कैरेक्टर है, उनको लेकर कोई भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सभी, ये पूरी टेंगे फैमिली मॉरली करप्ट और डिसगस्टिंग का फैमिली है। इसमें रेप, इंसेस्ट, वायलेंस, मर्डर, बिट्रेयल, ठीक है, एक्सटॉर्शन, ऐसी सब चीज़ें ये लोग करते हैं। और इसमें आपको स्टार्टिंग में कोई कैरेक्टर आपको पसंद आएगा, बट जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है आपको पता चलेगा कि ये सभी लोग मेंटली डाउन ट्रोडन है और कुछ नहीं हो सकता, होपलेस है पूरी फैमिली। तो एक बहुत ही ब्लीक ये स्टोरी है। और ये स्टोरी में जब पढ़ रहा था फ्रस्ट्रेटेड और मतलब मेंटली में बहुत इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ये बुक मैं वापस पढ़ूंगा बहुत जल्द, मैं फ्यूचर में कभी पढ़ूंगा। तो ये बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी मैच्योर थीम्स है। और जो एंडिंग है बुक की, मतलब मैं कुछ स्पॉयलर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने अभी तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। आप जब पढ़ोगे तब आपको सब चीज़ें अनकवर हो जाएंगी। तो अयाको को एक रूम में बंद करके रखा जाता है जब वो 4 साल की होती है, तब से लेकर फ्यूचर तक। और अयाको का कभी जो वर्ल्ड है, मतलब कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उससे कुछ कनेक्शन नहीं आता। तो इस वजह से वो सिंगल ऐसी कैरेक्टर है जो पुअर रहती है और वो इमोशंस भी ठीक से फील नहीं कर पाती अदर देन लव और केयर। तो उसके लिए इमोशंस जो है उसका मतलब भी क्या है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। और मुझे ये बुक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगी, पर आप इसे ज़रूर पढ़िए, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। कुछ चीज़ें इसमें काम करती है, कुछ चीज़ें काम नहीं करती, पर इट्स वर्थ रीडिंग। और तेजुका को लेकर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी मैंने बहुत से तेजुका वर्क्स पढ़े हैं। तो एक तो इसमें रेसिज्म का इशू मुझे मिला। उसमें क्या है कि 2 ही फ्रेम्स है, बट उन 2 फ्रेम में ब्लैक फेस को यूज किया गया है अफ्रीकन सोल्जर्स को दिखाने के लिए, जो मुझे बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा। तो तेजुका जो है उन्होंने बहुत से पॉइंट पे स्टोरीज को, मतलब कि उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो वो उन्होंने जितने भी अमेरिकन मटेरियल कंज्यूम किया था या फिर फॉरेन मटेरियल कंज्यूम किया था, उसके ऊपर उनका वर्ल्ड व्यू था। तो अमेरिकन प्रोपोगेंडा में या फिर बुक्स में ब्लैक फेस तो काफ़ी कॉमन था। तो ओसामू तेजुका ने अपने एरोगेंटली बहुत सी चीज़ें लिखी है उनके पूरे करियर में, तो ये भी उस एरोगेंस का ही रिजल्ट है। उनके बहुत से बुक्स में आपको ब्लैक फेस और रेसिज्म कॉमन मिलेगा। सेकेंड, जो मतलब अभी आप देख सकते हैं कि कवर पे
अयाको है, ठीक है, ये अयाको है, और वो अभी सिर्फ 13 या 14 साल की है। तो बहुत से पॉइंट्स पे अयाको को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी तेजुका ने उसको सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया है। तो बहुत से बुक्स में तेजुका के वुमेन के साथ दो ही चीजें होती है, एक तो उसके साथ रेप होता है या फिर वायलेंस होता है। मुझे पता नहीं क्यों तेजुका को खुद को कुछ इशू रहा होगा, बट डार्क मतलब ये नहीं कि उस फीमेल के साथ एक तो रेप ही होगा, सेक्स ही होगा या फिर वायलेंस ही होगा, बहुत सी चीजें डार्कर हो सकती है, बट या दैट्स तेजुका फॉर यू। और बाकी आर्टवर्क वगैरह तो सिंपल है, तेजुका का आर्टवर्क तो आपको पता है कितना सिंपल रहता है, सिर्फ लाइन वर्क रहता है, बट जो लैंडस्केप उन्होंने दिखाए हैं जैसे कि कुछ पाम फील्ड्स है वो उन्होंने काफी सुंदर दिखाई है, कुछ बस हिल के रीजन से वगैरह वो उन्होंने अच्छी तरीके से डिटेल में ड्रॉ की है। एक चीज मैं बताना भूल गया स्टोरी को लेकर, तो ये जो चेंजेस है जो, तो जापान जो है यूएस के साथ हाथ मिला, मतलब जब यूएस ऑक्यूपाई करता है जापान को तो 1947 में यूएस अब एक डेमोक्रेटिक रूल लाता है जापान में, और एक संविधान ये कर देता है, पब्लिश कर देते हैं, और उस संविधान को लेकर अभी जापान को काम करना रहता है। और इसमें बहुत से चेंजेस रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल 9 में कहा जाता है कि जापान वॉर में डायरेक्ट किसी भी वॉर में अभी पार्टेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी संविधान में जो एक सूडो फ्यूडल कह सकते हैं हम लोग, एक सूडो फ्यूडल स्ट्रक्चर था, उसमें क्या रहता है जापान में कि जैसे हमारे यहाँ पे किसान लोग जमीन पे काम करते थे, जमींदार के, और उस जमीन पे उनका कुछ राइट नहीं रहता था, उसी तरह टेंगे फैमिली जो है वो भी एक बहुत रिच फैमिली है, बहुत उनका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में। और जब डेमोक्रेटिक रूल आता है जापान में तो उसमें ये भी कहा जाता है कि जो टेनेंट्स मतलब जो फार्मर्स काम कर रहे हैं फील्ड में पर उनके पास राइट्स नहीं है, उनको वो जमीनें मिलेंगी। तो जापानीज गवर्नमेंट जो है वो पूरे लैंड को, जितने भी लैंडलॉर्ड्स है उनकी जमीन को, फार्म्स को, फील्ड्स को गवर्नमेंट के अंदर ले लेती है, नेशनलाइज कर लेती है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती है या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करती है। तो ये सभी लोग जो रिच लोग हैं टेंगे फैमिली की तरह, जो रिच लैंडलॉर्ड्स वगैरह है, वो काफ़ी एंग्री है इस पूरे डिफीट को लेकर। तो जीरो जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन के घर पे आता है, तो उसके फादर को और पूरी सोसाइटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग कहते हैं कि तुमको वॉर में मरना चाहिए था, पर तुम प्रिजनर ऑफ वॉर बन के घर आए हो सर उठा के। तो जापान में हॉनर, लोग तो बहुत हॉनरेबल है, मैंने तो बताया आपको कि क्या क्या करते हैं लोग, बट हॉनर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जीरो को मरना चाहिए था वॉर में, ऐसा सबका कहना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बट इसमें एक जो इवोल्यूशन है सोसाइटी का, चेंज जो है, तो जब अमेरिका जापान में जाता है, ऑक्यूपाई करता है, तो जापानीज सोल्जर्स बहुत सी चीजें जापान में लेकर आते हैं। मैंने मेरी व्हाट इज मांगा की वीडियो में भी आपको बताया था कि मांगा और कॉमिक्स कैसे बेसिकली आई उस मतलब जापानीज रीजन में। तो बहुत सी चीजें, जैसे कि अमेरिकन कंज्यूमरिज्म जो है, जैसे कि अभी इस बुक में आपको बहुत से चीजें दिखेंगी, क्लब्स है या फिर कोका कोला है या फिर कॉमिक्स है या फिर नाइट लाइफ और मूवीज, अमेरिकन मूवीज, ये सब चीज़ें जो है वो कैसे आती है ये भी इसमें दिखा है। बहुत डिटेल में नहीं बट ब्रीफली आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे सब चेंज हो रहा है। और कुछ अर्ली पेजेस में जो यूनियन वगैरह की जो आर्ट वगैरह है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो भी काफ़ी डिटेल्ड है। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम डाइग्रेसिंग अलॉट। आपको ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, बट कीप इन माइंड दैट इट इज़ नॉट ए किड फ्रेंडली बुक एंड इट इज़ नॉट ए इजी रीड। बहुत सी मैच्योर थीम्स है, वो मैच्योर थीम्स कहाँ जा रही है या आपको पता नहीं चलेगा अर्ली पेजेस में, बट अर्ली पेजेस में जो मिस्ट्री है वो आपको अच्छी लगेगी। और एंडिंग में जो एक विक्ट्री है अयाको की, और वो तो काफी डिप्रेसिंग विक्ट्री है बट इट इज ए विक्ट्री। एंड इस बुक को एक अल्टरनेटिव एंडिंग भी है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप उसको सर्च करके वो भी पढ़ सकते हैं।
वो थोड़ी बेटर है, लाइट हार्टेड एंडिंग है, बट स्टिल इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग बुक एंड वेरी डिस्टर्बिंग बुक, और कुछ लोग काफ़ी इजीली ट्रिगर हो सकते हैं। या सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, और आपके कुछ थॉट्स रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।